हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको 10 दिन की स्ट्रेटजी बताई थी। तो उस स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया था कि कैसे पढ़ना है जीएस को, और 7 दिन की क्या स्ट्रेटजी होती है, दिन की क्या हो। तो आप जाके उसको देख सकते हैं कि 3 दिन में क्या करना है, 7 दिन में क्या करना है। तो मैंने एक पोस्ट भी किया था कि जिसमें आप लोग पूछा था कि किस सब्जेक्ट को मैं लेके आऊँ, तो ताकि आपको आसानी हो, जिसमें आपको समस्या आ रही हो। तो कई लोगों के कमेंट्स पढ़ के कई लोगों ने कमेंट्स किया, उसको मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि हिस्ट्री का पार्ट सबसे टफ हो रहा है और उसमें पढ़ के भी याद नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने बताया था कि आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ के याद नहीं हो रहा क्योंकि फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं और बिल्कुल भी कहानी पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ा दी जाए कुछ समय में। और मैं फोकस करूंगा खास तौर से मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि 70% जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं और 30% जो क्वेश्चन है वो एंशिएंट और मिडिवल से आते हैं। उसमें भी मैं बता दूंगा कि क्या क्या करना है। तो आज मैं मोटे तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री लेके आया हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है, इसको कह सकते हैं जब मुगल सम्राट का जो उत्तरकालीन थे या पतन होने वाला था, तो वहाँ से होता है। जब जिस दिन औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उस कालखंड को कह सकते हैं 1707। 1707 के बाद ये स्टार्ट होता है मॉडर्न इंडिया। ठीक है। और इसको हम 2 खंडों में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आसानी होगी। कभी भी इतिहास पढ़ना हो तो उसे खंडों में डिवाइड कर लिया करो। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर लो तो पढ़ने में आसानी होती है। पहला पार्ट 1707 से लेकर 1857, क्योंकि 1707 के बाद अंग्रेजों ने विजय करना स्टार्ट किया था और 1857 में जाके फाइनल विजय कर ली थी उन्होंने। ठीक है। उसके बाद 1857 से लेकर मोटे तौर पे 1947। ठीक है। लेकिन 1857 के और 1885 के बीच में लगभग लगभग जो 28 साल का गैप है, इसमें सोशल और जो सुधार होते हैं, रिलीजियस सुधार, उसमें देखा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले शुरू करेंगे 1707 में क्या हुआ था। हाँ, अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह का साथ दिया था उत्तरकाशी युद्ध में। ठीक है। ये चीज़ आगे हम देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले जब मुगल औरंगजेब का पतन हुआ या फिर औरंगजेब की खत्म हो गया था, उसके बाद छोटे छोटे रजवाड़े बनने लगे। ठीक है। जो जहाँ का जैसे दिल्ली से चलता था तो बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, हैदराबाद अलग होने लगा, कर्नाटक अलग होने लगा, मतलब जिसे मैसूर कहते हैं, वो सब धीरे धीरे सब अलग होने लगे। तो उसमें किसने किसकी स्थापना की, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मिलाने को हमेशा आ जाता है। तो मैं कहानियों के साथ आपको बता देता हूँ। कोशिश करूंगा आपको बीच में कहानी बताता रहूँ ताकि आपको याद भी हो और आपको इंपॉर्टेंट भी चीज़ें पता चलती रहें। जैसे अवध, लखनऊ जिसे कहते हैं, शहादत खान ने इसकी स्थापना की थी। हैदराबाद, हैदराबाद चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क या आसफ जा, इसके 3 नाम थे, इसे कुछ भी कह सकते हो। और दूसरी बात, ये ईरानी था जो जिन्होंने लखनऊ की स्थापना की थी, अवध की स्थापना की थी, और ये तुरानी था। ठीक है। ये ईरानी और तुरानी, भारत में कई प्रकार के मुस्लिम आए थे, ईरानी, तुरानी, तुर्क और अफगान, 4 प्रकार के मुस्लिम भारत में आए थे। ठीक है। रोहिलखंड, बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल का मुर्शिद कुली खां, ये पहले ब्राह्मण था, बाद में इसने मुस्लिम धर्म कर लिया था, जिसके बाद इसे ऊंचा पद मिला और बंगाल का नवाब बनाकर भेजा था। ठीक है। कर्नाटक, सादुल्ला खां। भरतपुर, ये जाट थे, चूरामन एवं बदन सिंह। और दूसरी बात, जिस तरह दिल्ली का एक आधिपत्य था हैदराबाद पे, दिल्ली जैसे आजकल राज्यपाल बनाए जाते हैं, वैसे ही हैदराबाद का बना के भेजा गया था चिनकिलिज खां। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वहाँ पे पतन हुआ, दिल्ली कमजोर हुआ, तो इसने खुद की स्थापना कर ली थी। खुद को, अपने आप को बस नजराना भेजता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता था। यही सब करते थे। ये एक तरीके से सब्सिडायरी स्टेट थे दिल्ली के, लेकिन धीरे धीरे ये सब स्वतंत्र होने लगे थे। ठीक है। और इन लोगों ने स्वतंत्रता की स्थापना की थी। उसी प्रकार जैसे दिल्ली का था कर्नाटक हैदराबाद, वैसे ही हैदराबाद का कर्नाटक था, और कर्नाटक हैदराबाद से धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगा था। उसके बाद आगे चल के उत्तराखंड युद्ध भी हुए हैं, जिसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने काफ़ी आपस में लड़ाई हुई। क्यों हुई उसके बारे में भी बताता हूँ मैं। उसके बाद ये असली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देख लीजिए, सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था, और उसे बुरहानुल मुल्क की स्थापना जो थी मोहम्मद शाह रंगीला। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे 1700 से लेकर 1857 तक कैसे आपको याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलाने के लिए अक्सर आता है। सबसे पहले जो औरंगजेब 1707 में खत्म हुआ, तो 1707 से लेकर 1712 तक बहादुर शाह बादशाह बना, और इसका जो बचपन का नाम था मुअज्जम था। ठीक है। बहादुर शाह को शाह खबर के नाम से पुकारा जाता था। बिल्कुल सही चीज़ है। और जो इसके बाद जो बना वो जहादर शाह था। 700, मतलब उसके से 10 महीने के लिए बना था जहादर शाह। ये मिलान करने के लिए आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। एक वैश्या थी लाल कुमारी नाम की, वो उसको राज चलाती थी। ठीक है। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु, जिन्हें किंग मेकर कहते हैं,
किंग मेकर हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, इन लोगों ने मराठाओं के साथ मिलके कई बार किंग मेकिंग की काम किया था दिल्ली में, जिससे फर्रुखसियार इससे बहुत गुस्सा आ गया था और इनकी हत्या करवा दी थी बाद में। ठीक है, अब दो चीज़ याद रखिएगा, जहाद सबसे पहले बहादुर शाह, फिर उसके बाद जहादर शाह, फिर फर्रुखसियार। ठीक है, इसको लंपट मूर्ख कहते थे, इसको घृणित कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे याद करना है, बहादुर शाह, जहादर शाह, सहाय खबर, लंपट मूर्ख, घृणित कार्य। अभी मैं पूरा बता देता हूँ कैसे याद करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो चौथा बादशाह हुआ वो मोहम्मद शाह था, उसका नाम रंगीला, उसको कहते थे रंगीला, 1719 से लेकर 1748 तक। ठीक है, क्योंकि वो सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान रखता था वो, और संगीतकार के भी था एक। ठीक है, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने जो अली बंधु था हुसैन अली, उसकी हत्या कर दी थी। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना हैदरी बेग और ये याद रखिए बस। ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला जो था उसके समय में वो चिनकली खां जो आसफ जाह ऊपर था, 1725 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला जब उस समय था मोहम्मद शाह, उसके समय में ईरान का जो सम्राट था नादिर शाह, जिसका आपने सुना होगा, जो तख्ते था उसका मयूर सिंहासन जिसे ले गया था और कोहिनूर हीरा ले गया था, 1739 दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है, और बुरी तरह तहस नहस किया। जितने अमीर लोग वहाँ के थे, अमीर कहते थे, मतलब जो बड़े बड़े पद पे बैठे थे उनको अमीर कहा जाता था। ठीक है, आज के टर्म को अमीर को पहले के टर्म से अमीर मत किए। जिसके पार घोड़े के हिसाब से होता था, कौन खान होगा कौन अमीर होगा, ये घोड़े के हिसाब से होता है कि जितने घोड़े वो रख सकता है घुड़सवार। ठीक है, और तो उसने नादिर शाह ने किया 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, सब लेके चला गया था। देखिए कितनी धनराशि ले गया था, लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि वो ले गया था भारत से, और शाहजहां का बना तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेके गया था। उसके बाद जब यहाँ से गया था वो साल भर उसने किसी से टैक्स लिया ही नहीं था, उस पूरे अपने राज्य में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, इतना वो लूट के गया था। ठीक है, तख्ते ताउस बैठने वाला अंतिम मुगल था मोहम्मद शाह रंगीला था, ये चीज़ याद रखिएगा। अब याद करिए कैसे था, मैंने जैसे बताया था, बहादुर शाह 1707 से 1712, जहादर शाह उसके 10 महीने रहा, फर्रुखसियार घृणित कायर, क्योंकि इसने अली बंधुओं को मरवाया था, और ये मतलब ये बादशाह था लेकिन चुगली चाई में हमेशा लगा रहता था, चुगली में लगा रहता था कि मतलब अली बंधु उसके लिए अच्छा करना चाहते थे, या जो चिनकलिश खां था वो अच्छा करना चाहता था, लेकिन इसने अपना ही साम्राज्य को खुद तोड़ दिया। सिर्फ सिर्फ मतलब अपने ही दरबारियों की ही मतलब चुगली में लगा रहता था हमेशा, और षड्यंत्र रचता रहता था। तो इसलिए बहुत, इसलिए इसको घृणित कहा गया है। और ये मोहम्मद शाह रंगीला था। इसके बाद आपको नीचे से याद करना है कैसे, अंग्रेजों ने अंतिम जो सम्राट था बहादुर शाह जफर था, और अकबर सेकंड का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, अपनी पेंशन के लिए बात करने के लिए। और शाह आलम जो सेकंड था, इसने 1764 का बक्सर का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों ने जो लड़ा था, जिसमें मीर कासिम था बंगाल की तरफ से, और लखनऊ की तरफ से मतलब अवध की क्षेत्र की तरफ सुजाउद्दौला था, और शाह आलम सेकंड, तीन लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इनकी हार हुई थी, अंग्रेज जीते थे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट, शाह आलम, अकबर सिंह, राजा राम मोहन राय, और ये अंतिम वाला तीन आपको आराम से ये याद हो गए होंगे। और बीच में दो बचे, ये तो आप देख ही लो। ठीक है, अगर तुक्का मारने को अगर ऊपर और नीचे के याद है तो बीच में लगा ही लोगे। ठीक है, ये तरीका होता है। और पानीपत के युद्ध के बारे में अगर कहा जाए तो एक आईएएस में क्वेश्चन आया था 2017 में कि पानीपत के 3 युद्ध हुए। ठीक है, मतलब इस पे क्वेश्चन था, जहां 2 युद्धों ने ये डिसाइड किया कि भारत पे राज्य कौन करेगा, वहीं तीसरे युद्ध ने ये घोषित किया कि भारत पे राज कौन नहीं करेगा। जैसे 1526 का जो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, किसके बीच में हुआ था, बाबर के बीच में। ठीक है, बाबर और इनकी मतलब क्या कहते हैं उसका नाम क्या था, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 का पानीपत का युद्ध। उसमें ये निश्चित हुआ था कि बाबर जीता तो उसने राज्य किया। दूसरा 1556 में हुआ था शायद, और दूसरा युद्ध ये हुआ था, और 1565 में हुआ था शायद, ये नावी बता दूंगा मैं, अकबर के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट तारीख उतनी नहीं होती जितना ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये पानीपत का दूसरा होता है 1565 ईस्वी में हुआ था। और युद्धों को मैं एक साथ बता दूंगा अभी जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसमें अकबर जीता था, इसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि कौन राज करेगा। तीसरी बार जब युद्ध हुआ, अहमद शाह अब्दाली कौन था, ये नादिर शाह जो आया था उसका सेनापति था और इसका रिश्तेदार था। ठीक है, तो इसके और मराठों के बीच में था। उस समय मराठा बहुत बड़ी शक्ति बन गए थे, यहाँ तक कि दिल्ली के जो बादशाह था उसको भी कंट्रोल करने लगे थे, और अंग्रेज इनसे बहुत डरते थे। ठीक है, तो अब लगा था कि मराठा भारत पे राज करने लगेंगे, लेकिन उसी समय अहमद शाह अब्दाली आया और मराठा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। आसपास के लोगों को, जो छोटे बड़े रजवाड़ों को बहुत सताने लगे थे ये लोग। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बुरी तरह हराया, और हारने का जो कारण था वो ये था कि मराठा सेना कम थी और वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम तो जीत ही जाएंगे। लेकिन अहमद शाह अब्दाली आया मिशन के। इसके बाद ये हुआ
कि मराठे बुरी तरह हार गए और 2 रत्न खो दिए उन्होंने अपने, ठीक है। खैर आगे देखेंगे इन सब चीज़ों को, ये आपको याद हो गया। उसके बाद कौन सी कंपनी कब आई और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रह रहे हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाली था जो कि, और कालीकट बंदरगाह ग्राह पे आया था, मतलब बंदरगाह पे आया था। और वो आया कैसे था, उसको एक भारतीय व्यापारी था जो उसको वहाँ मिला था अफ्रीका में, उसने अब्दुल मजीद, सॉरी मॉरिशस में मिला था, अब्दुल मजीद के सहयोग से वो आया था, जाकि हालांकि आप देख सकते हैं खासा साफ लिखा हुआ है। और लूसेंट में यही चीज़ें आपको नोटिस करनी होती हैं, ये ठीक है, जो रेड रेड होता है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लौट के गया तो इसने जो काली मिर्च और मसाले लेके गया था वहाँ पुर्तगाल में, तो इसने जब जाके बेचा तो इसका लगभग 60 गुना आने जाने पे जितना खर्च हुआ था, लेके आया था, जो भी काम किया था इसने, उसका 60 गुना से फ़ायदा हुआ, जिससे अन्य पुर्तगाली भी बहुत मोटिवेट हुए, तो वो अभी आने लगे थे, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा कई बार आया और सब बहुत अमीर हो गए। तो उसके बाद उन्होंने अपनी सेना भेजी और यहाँ पे व्यापार करने के लिए सब कुछ किया गया। जो पहला वायसराय था, कभी भी प्रथम पुर्तगाली वायसराय पूछा जाए तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिस जो वाकई में था वो अल्फांसो द अल्बुकर्क था, ठीक है। ये 1509 में आया था। इसी ने वास्तविक संस्थापक भी यही कहा जाता है, ठीक है। इसने यूसुफ आदिल शाह जो गोवा का था उसे 1510 में गोवा जीत लिया था। और गोवा कब निकला है, ये आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के पास भी था, कम से कम आप खुद सोच सकते हैं 450 साल तक, ठीक है। आज भी पुर्तगालियों के बहुत निशान गोवा में हैं, मौजूद हैं, ठीक है। और पुर्तगालियों ने जो पहली व्यापारिक कोठी कोचीन, यानी कि जहाँ पे आया था वो वास्को डी गामा, ठीक है, कोचीन में खोली थी, जो कि केरल में है, ठीक है। कोचीन बंदरगाह है ना, वहीं पे आया था, पहली कोठी खोली थी। कोठी और फैक्ट्री जो मतलब है कि ये केवल गोदाम होते थे, इनका बस नाम फैक्ट्री होता था, ठीक है। आजकल की तरह फैक्ट्री नहीं कि वहाँ पे मशीनें बनाई जाती थी या कुछ काम किया होता था, सिर्फ इकट्ठा किया जाता था, क्योंकि सिर्फ व्यापार करते थे, ये उद्योग धंधे उस समय नहीं हुआ करते थे। बड़े उद्योग धंधे छोटे लघु कुटीर पे ज़्यादा आश्रित लोग होते थे, ठीक है। उसके बाद जो कोरोमंडल तट है, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के क्षेत्र, वहाँ पे एक ही बस्ती थी, केवल एक बस्ती थी, ये क्वेश्चन पूछा सकता है, सेंट होमे, ठीक है। उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए, ठीक है। तो 1596 में आया, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है मैं खुद बता दे रहा हूँ। डचों ने सबसे पहले जो अपनी पहली भारत में बनाई कोठी फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में, ठीक है। कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास में है, ठीक है, कोरोमंडल तट पे है। जैसे ये है तो यहाँ पे है, ठीक है, मसूलीपट्टनम मछलीपट्टनम सब आसी पास है। और डचों की जो दूसरी व्यापारिक कोठी थी पुलिकट में है, पुलिकट, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे झील है, उसके बगल में था, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और समस्त गंदी के जो पुलिकट को ही बना लिया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद डचों ने प्रथम बार औद्योगिक वेतन, पहली बार किसी ने अगर रखा था तो डचों ने रखा था, ठीक है, वेतन भोगी औद्योगिक श्रमिक। डचों को भारत में अंतिम रूप से, हाँ, डचों का पतन कैसे हुआ, अंग्रेज और सबसे पहले जब ये लोग आ गए थे पुर्तगाली और डच, और अंग्रेज भी आए, फिर फ्रांसीसी आए, इनके पास भी आपस में वर्चस्व की भावना के तहत कि हम राज करेंगे, हम ही पैसा कमाएंगे, किसी को कमाने नहीं देंगे, उसके तहत इन लोगों के पीछे युद्ध हुए, जिसमें अंग्रेज अंततः विजयी हुए। क्यों हुए उसका कारण भी है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा मैं भी आपको। पुर्तगाली तो समय के साथ कमजोर होते गए। हाँ, डचों को अंतिम युद्ध 1759 में बेदरा के युद्ध में बुरी तरह हराया और खत्म हो गए थे। उसके बाद ये लोग सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया का जो क्षेत्र पड़ता है पुर्तगाली और डचों ने इंडोनेशिया के क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस किया और अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस किया, भारत और चाइना। इसलिए ये यहाँ पे रहे, वो वहाँ मजबूत बने रहे, ठीक है। अब देख लीजिए आने का क्रम और स्थापना का क्रम कंपनियों का अलग अलग है। पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज की स्थापना हुई थी, फिर डच की, फिर डेनिश, फिर फ्रांसिस, फिर स्वीडिश। लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। बाकी सब ठीक है, बस डच और अंग्रेजी ऊपर नीचे है, ठीक है। अंग्रेजी बनी पहले, आए बाद में, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। और हाँ, दुनिया की जो पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसे कहते हैं, जिससे आगे चल के जो आजकल सेंसेस वगैरह जो होते नहीं है, जो आजकल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनके एक तरीके से सबसाइड शुरुआत कह सकते हैं आप। मुगल दरबार में सबसे पहले जो अंग्रेज गया था वो कैप्टन हॉकिंस गया था। इससे पहले भी कई सारे अंग्रेज गए थे। अकबर के समय में ईसाई लोग, जिसे कहते हैं, अंग्रेज तो नहीं, हाँ, ईसाई लोग गए थे जिन्होंने अकबर को परिवर्तित करना चाहा, धर्म परिवर्तन करने के लिए चाहा, लेकिन वो बात नहीं बन पाई थी। हालांकि पूरे यूरोप में खबर फैल गई थी कि भारत का बहुत बड़ा बादशाह है, वो अब ईसाई बनने वाला है, ठीक है। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था, ठीक है। और जो पहला अंग्रेजी जहाज आने वाला था वो रेड ड्रैगन था। इसके बाद आप एक चीज़ देखिएगा, डच ने भी और अंग्रेजों दोनों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली
कोठी बनाई थी। उन्होंने कब बनाई थी अभी आपने देखा था, और 1611 में इन्होंने बनाया था। हालांकि सूरत में सबसे पहले बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सूरत में इनको कामयाबी नहीं मिली थी। 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली बनी थी, और 1613 में सूरत में जहांगीर ने फरमान जारी कर दिया था कि तुम आराम से अपनी फैक्ट्री खोल सकते हो, इसलिए दूसरी फैक्ट्री सूरत में है, पहली मसूलीपट्टनम में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। 1600 उसके बाद जो दूसरा राजदूत गया था जहांगीर दरबार में, क्योंकि जहांगीर था ना उस समय, 1605 में मृत्यु हो गई थी अकबर में, उसके बाद 1605 के बाद जहांगीर लगातार रहा था। ठीक है, 1628 तक था। इसके बाद सर टॉमस रो को भेजा था, और ये कुछ व्यापारिक छूटें प्राप्त करने में मतलब सफल रहा, और 2019 तक ये 4 साल लगभग रहा था। ये अहमदाबाद में जाके मिला था, और एमपी में उसके साथ घूमता रहा जहांगीर के साथ, क्योंकि जहांगीर लोग तो हमेशा ये लोग घूमते ही रहते थे ना अपने राजकाज को संभालने के लिए। उसके बाद 1632 में गोलकुंडा, आपने सुना होगा गोलकुंडा की खान, जहाँ से कोहिनूर हीरा निकला था। वहाँ के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक गोल्डन फरमान दिया था कि केवल 500 सोने के सिक्के दे दो साल में, और उसके बाद आराम से तुम व्यापार करो सब बंदरगाह पर। ठीक है, 1639 में क्या हुआ था, चंदगिरी के राजा थे जो चंदगिरी के राजा फ्रांसिस डे, उनसे मद्रास पट्टे पे लिया था, मतलब किराए पे लिया था, और वहाँ कोठी निर्माण की, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज के वहाँ पे स्थापना की थी, जिसपे आगे चल के अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक युद्ध हुआ था और किलेबंदी हुई थी। ठीक है, और ये कोरोमंडल तट यानी कि यहाँ इस तरफ है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, और फ्रांसिस डे वो था। ये चीज़ 3 चीज़ याद रखिए। ठीक है, बस देख लीजिए जितना याद रहे, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि याद ही रहे, ज़्यादा सही है, नहीं तो 2 बार देख लीजिए। उसके बाद हाँ, अब जो बड़ी चीज़ है बम्बई, बम्बई के बारे में सूचना ये है कि बम्बई दहेज में दिया गया था किसको, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को। अंग्रेज जो ब्रिटेन के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ था, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, और दहेज में दिया गया था चार्ल्स द्वितीय को बम्बई। फिर उसने क्या किया चार्ल्स द्वितीय ने, अंग्रेजों ने कुछ दिनों बाद, उनको ज़रूरत थी क्योंकि सूरत और बम्बई से बगल बगल में थे, उन्होंने कहा हमको दे दो, तो केवल 10 पाउंड, 10 पाउंड की कीमत क्या है आजकल, 1000 रुपये, 1000 रुपये में बम्बई पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने किराए पर दे दिया था। ठीक है, 1687 में अंग्रेजों ने फिर सूरत से हटाकर बम्बई बना दिया। ये तारीखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं कर रही हैं, ये जहाँ पे तारीखें इंपॉर्टेंट करेंगी मैं वो बता दूंगा, जहाँ पे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट करेंगे वो मैं बता दूंगा। तारीखें यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया अभी आपको। उसके बाद बंगाल के शासक जो था शाह सुजा, जो कि वही सिराजुद्दौला वाली जो बात हो रही थी, अरे वाली उसके ऊपर थे, जो मुर्शिद कुली खां वगैरह, उन्हीं का वंशज था ये। 1651 अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी थी, और इसको निशान या फरमान कह सकते हो आप। 1698 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसने 3 गांव खरीद लिए थे किराए पर। कैसे लिए थे, जमींदारी पे, सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर। फिर इन तीनों को मिला के उसने कालीकट, कालीकट यानी कलकत्ता, कलकत्ता जो था उसकी स्थापना की थी। ठीक है, इन तीनों को मिला के, और वहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज का, मतलब फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद और जो कलकत्ता नगर, जो तीनों को मिला के बनाया गया था, उसके जॉर्ज चार्नॉक ने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद फ्रैंक एरो आया सूरत में, फ्रांसीसियों ने पहली स्थापित की थी सूरत में, आप देख सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में, और डचों ने मसूलीपट्टनम में, और फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली, और उनकी पुर्तगालियों की कोचिंग थी ही। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, हाँ, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 100% पीसेस हो चाहे जो भी हो, इसमें घूम फिर के क्वेश्चन ये आ ही जाता है, और इसमें मिलान करने के लिए ज़्यादा आता है, क्योंकि जो कर्नाटक युद्ध था ये क्या था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा, यूरोप की राजनीति से ज़्यादा प्रभावित था। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच में वर्चस्व के लिए, उपनिवेश और साम्राज्यवाद की जो लहर चल रही थी, आपस में टकराव हुआ था पैसे की खनक के लिए, तो उसका ये जो विस्तार होता था, यूरोप में लड़ाई शुरू होती थी और पूरी दुनिया में वो लड़ाई होती थी, जहाँ जहाँ सेनाएं होती थी वहाँ आपस में लड़ने लगती थी। तो भारत में भी थी, तो फिर ये युद्ध हुए, बहाना क्या मिल गया, कर्नाटक युद्ध, उत्तराधिकारी युद्ध। ठीक है, तो क्या हुआ था, जब पहली बार सप्तवर्षीय युद्ध भी नाम से ये जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध में भारत में 3 युद्ध हुए थे इसके अंतर्गत। पहला कर्नाटक युद्ध 1746-48, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था, और एला सापिल की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए आता है कि वो 3 युद्ध हुए, 3 संधियां हैं, तीनों का मिलान करने को आता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा जो हुआ था जैसे 46-48, फिर 49-54। ठीक है, डुप्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसी से ये जब इसने आक्रमण किया था अंग्रेजों पे तो बहुत विजयी रहा था, इसकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी। रॉबर्ट क्लाइव उस समय केवल क्लर्क था अंग्रेजी सेना में, उसने कब्जे में ले लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद कहा कि मैं डुप्ले से इतना ज़्यादा सीखा और डुप्ले की नीतियों पे ही अंग्रेजों ने आगे चल के फॉलो किया और भारत को विजय किया।
ठीक है। और फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी गलती रही कि डुबुले को बुला लिया वापस कि तुम आ जाओ, बहुत हो गया, क्योंकि वो युद्ध नहीं चाहते थे, उनकी कमर टूट चुकी थी। तो गोडेहू को भेजा फ्रांसीसियों ने बनाकर, और गोडेहू ने बिल्कुल गुड़ गोबर कर दिया, ठीक है। और ख़त्म हो गए फ्रांसीसी एक तरीके से। एक युद्ध होगा और जिसमें सब खत्म हो जाएगा। युद्ध का नाम मैं बताता हूँ भी, ठीक है। पांडिचेरी की संधि हुई थी दूसरे युद्ध में, ये याद रखिएगा। और तीसरी संधि पेरिस की संधि, याद रखिएगा। पहला क्या था, एला साफल पांडिचेरी, और उसके बाद पेरिस की संधि, तो ये हो गया। और उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था, बांडीवास का युद्ध। सर आयर कूट ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह 1760 में कूटा था, ठीक है। सर आयर कूट ने बांडीवास की युद्ध में फ्रांसीसियों को 1760 में कूटा था, ठीक है। उसके बाद सबको छीन लिया फ्रांसीसियों से, पांडिचेरी वगैरह भी सब छीन लिया गया। लेके पेरिस की संधि हुई, उसमें क्या हुआ, 1749 तक जो भी कब्जे में था फ्रांसीसियों की वो सब लौटा दिया गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि पांडिचेरी भारत की आज़ादी तक, मतलब उसके बाद भी फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। और आज भी तुम्हें फ्रांसीसियों के बहुत से अवशेष वहाँ मिल जाएंगे, बल्कि अभी तो बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ अच्छे से है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ युद्ध हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने चाहिए, जिन्होंने भारत के राजनीति को परिवर्तित कर दिया मध्यकाल से लेकर आज तक। वो ये युद्ध हैं, ठीक है। लूसेंट में दिए हुए आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का दूसरा हुआ था 1192, वहाँ पे मोहम्मद गेरी ने हराया था, ठीक है। फिर चंदावर का युद्ध हुआ था 1100 में, मोहम्मद गेरी ने जयचंद को हराया था। जयचंद कौन था, पृथ्वीराज। पहले जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद की कि बुलाया था कि मोहम्मद गौरी तुम आ जाओ, पृथ्वीराज को हराओ, क्योंकि उनका तुमने सुना है संयोगिता पृथ्वीराज की कहानी सुनी होगी। इसीलिए जो भी कोई होता है आज से सबसे ज़्यादा उपयोग जयचंद किया था कि जयचंद ही गद्दार था, ऐसी बातें की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पानीपत की लड़ाई, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 27 में, 15, 26, 27, 28, 29 4 युद्ध लगातार हैं। बाबर ने चारों लड़े हैं, अय्यार कैंडिडेट परिवर्तित हो गए। उसमें हुआ क्या था, पहले इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, इन्होंने मिलकर लड़ा बाबर के खिलाफ। हालांकि कहानी अलग है कि राणा सांगा ने बाबर को लाया था, ऐसे कुछ था। तो बाबर उनको, राणा सांगों को ये लगा कि इब्राहिम लोदी को हरा के वो चला जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ लुटेरे हैं। लेकिन वो यहीं पे आके रहने लगा। तो राणा सांगे की कहा कि तुम मुझसे, फिर युद्ध हो गया, आपस में बहस हो गई ना कि तुम जा क्यों नहीं रहे हो वापस, इस मुद्दे को लेकर। उसके बाद मेदिनी राय को हराया, जो कि चंदेरी का युद्ध था। फिर घाघरा का, इसको याद कैसे करना है, पहले बाबर आया, भारत में पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चद्दर ओढ़ी, फिर घाघरा पहन के भाग गया, ठीक है। पानी, खाना, चद्दर, घाघरा। उसके बाद हुमायूं के दो युद्ध हुए, शेरशाह ने बुरी तरह हराया हुमायूं को। पहला था चौसा का युद्ध, ठीक है, 1539 1540 कन्नौज का युद्ध। चौसा युद्ध में क्या हुआ था, हुमायूं की सेना वहाँ पे जा रही थी, तो शेरशाह ने इस तरह रणनीति बनाई थी कि पूरी सेना इनकी नदी में गिर गई। तो उसके बाद हुमायूं को जान बचा के वहाँ से भागना पड़ा चौसा के युद्ध में। तो वो जिस भागा, तो वहाँ पे जो मल्लाह था, जो नाव चलाता था, उसने इसकी जान बचाई थी। तो हुमायूं ने उससे वादा किया था कि जिस दिन मैं बादशाह बनूंगा तुमको एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। तो जब उसको एक दिन का बादशाह बनाया तो उसने अपने स्वभाव के मुताबिक चमड़े के सिक्के चलाए थे एक दिन के लिए, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आप देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग था। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई, जैसे मैंने बताया था, हाँ 1556 में सही बोला था, बाद में मैंने गलत बोल दिया था। अकबर ने हेमू को हराया, ठीक है। ताली काटा कोट का युद्ध 1565, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बाबर आया था उसने अपनी जो तुजूक बाबरी लिखी है उसमें विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट कहा है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। तो ये देख लीजिए प्लासी का युद्ध, ये यहाँ ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में था, बंगाल के नवाब थे। 1757 सबसे इंपॉर्टेंट है। बांडीवास अभी आपको बताया, फ्रांसीसियों को सर आयर कूट ने कूटा था। पानीपत तीसरी लड़ाई बिल्कुल सही, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति, मराठों को हराया था। बक्सर के युद्ध अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया, इनके साथ अवध के नवाब भी थे, और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह आलम सेकंड थे, और सिराजुद्दौला थे। रोहिला के युद्ध 1774, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। खुर्दा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, निजाम की पराजय हुई थी यहाँ पर, ठीक है। और ये तो आप जानते ही होंगे, ये तो आप खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, कुछ चीज़ें हमने देखी, बाकी पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।